वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक सीरीज और वीडियो बना रहे हैं जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल होता है तो वो एक जब एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इट मीन्स एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है। इट इज ए सेट ऑफ प्रोमिसेस। देन व्हाट इज प्रॉमिस? देन प्रॉमिस इज नथिंग, इट इज ऑफर प्लस acceptance. When an offer is accepted by the other party, it becomes promise. So in this class or in this particular video हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफर क्या होता है, ऑफर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कब एक ऑफर वैलिड ऑफर बनता है। सो अगर आप डेफिनेशन देखें और सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द व्हाट इज ऑफर। ऑफर व्हेन वन पर्सन, प्लीज इसको वीडियोस इसको ध्यान से देखिए, प्लीज व्हेन वन पर्सन signifies to another, कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing something, and why he is doing that? With a view to obtain the assent of that other person. Then such act or abstinence is said to make a proposal. अगर आप इस डेफिनेशन को ब्रेक करें तो आप पाएंगे कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड और एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है उसको अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफाई? सिग्निफाई करने का मतलब होता है कि आप बता रहे हो किसी को, सिग्निफाई कर रहे हो। आपने कोई ऑफर अपने मन के अंदर नहीं रखा हुआ है, उस ऑफर को बाय योर वर्ड्स और कंडक्ट आपने सिग्निफाई किया है। किस चीज को सिग्निफाई किया है? अपनी विलिंगनेस को। किस चीज की विलिंगनेस? कुछ करने की, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और क्यों किया है हमने ये? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये चारों एसेंशियल्स होना बहुत जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि वैलिड ऑफर बन गया। अगर ऑफर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इफ इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड देयर विल बी नो एग्रीमेंट, एंड इफ देयर विल बी नो एग्रीमेंट देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑफर इज ए वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग और इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता है। तो आप प्लीज इस बात को कंसिडर कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि ऑफर के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से one person want to sell his car and he says, I want to sell my car for 1 lakh rupees. Would you like to buy it? The other party says yes. Then it becomes a promise. The definition of acceptance is given in section 2 clause B of Indian Contract Act. According to this definition, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, again the word signifies is important. You can't keep acceptance in your mind, and signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो प्रॉमिस बनता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट कि अगर इस पर्सन ने केवल इतना ही कहा होता,
उसने ये वाली बात नहीं कही। उसने कहा आई वांट टू सेल माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। इज दिस ऑफर? क्या ये ऑफर है? अगर उसने केवल फर्स्ट सेंटेंस बोला है, आई वांट टू सेल माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, आप अपने प्रीवियस डेफिनेशन में जाइए, तो मिनिमम 2 पर्सन हैं डेफिनेटली। ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यस ही इज सिग्निफाइंग, ही इज सेइंग आई वांट टू सेल माई कार। वो कह रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। वो अपनी इच्छा बता रहा है, क्या करने की? कुछ करने की या कुछ ना करने की, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और उसने क्या बोला कि वो क्या करना चाहता है? वो अपनी कार बेचना चाहता है। पर इसमें अगर हम सेकंड सेंटेंस हटा दें, वुड यू लाइक टू बाय इट, अगर ये सेकंड सेंटेंस नहीं है, तो आप देखिए कि इसमें आपकी जब फोर्थ एलिमेंट है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी, वो तो मिसिंग है। वो क्या कर रहा है? उस सामने वाली पार्टी के असेंट ले रहा है? नहीं। जब वो सेकंड सेंटेंस बोलता है कि वुड यू लाइक टू बाय इट, तब वो सेकंड पार्टी से उसकी असेंट मांग रहा है, और तब जाकर एक वैलिड ऑफर बनता है। अगर फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट मेक ए वैलिड ऑफर, व्हाई? बिकॉज असेंट हैज नॉट बीन सॉट, उसने उसकी असेंट नहीं मांगी है। सेकंड पार्टी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन बोल देता है यस, देन इट बिकम्स ए प्रॉमिस। अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सेप्टेंस है, इट शुड बी अनकंडीशनल। अगर इसने जैसे फॉर इंस्टेंस इसी पर्टिकुलर केस में अगर इसने ये क्या कहा होता कि यस बट आई विल लाइक टू परचेज योर कार इन 80,000 रुपीज। उसने बोला मैं अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता हूँ, इसने कहा नहीं मैं 80,000 में खरीदना चाहता हूँ। तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज दैट एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में कभी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसा ऑफर होना चाहिए, जस्ट उसकी मिरर इमेज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जब एक प्रोमिसर, तो जब आप ऑफर देते हो तो सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो जो ऑफर दे रहा होता है उसको हम प्रोमिसर कहते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद जो ऑफर है वो प्रॉमिस बन जाता है। और सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली, व्हेन ए पर्सन हु offers and the other party accept that offer, the offers become promise। और जिसने ऑफर दिया है उसको हम प्रोमिसर कहते हैं। जिसने ऑफर दिया दैट इज ए प्रोमिसर, और जिसको ऑफर दिया गया वो है प्रोमिसी, जिसने एक्सेप्ट किया ऑफर को। देखिए, और जो ये इसको क्या दे रहा है? कार दे रहा है, और ये इसको क्या दे रहा है? 1 लाख रुपीज दे रहा है। तो ये कार एंड 1 लाख रुपीज आर नोन एज कंसिडरेशन। आपको ये कंसिडरेशन के ऊपर फुल वीडियो हम बनाएंगे आगे। आप अभी ये बस जान लीजिए कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। और कंसिडरेशन क्या होती है? इट इज ए फॉर समथिंग, मीन्स आई एम गिविंग यू समथिंग व्हाट यू आर गिविंग मी इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में प्रोमिसर को 1 लाख रुपीज मिल रहा है और प्रोमिसी को कार मिल रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए वैलिड कंसिडरेशन। अब ऑफर्स के कुछ ऑफर के टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर कैसे दिया जा सकता है? द मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली, या किसको ऑफर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप कैसे दे रहे हैं कम्युनिकेशन, ऑफर की कम्युनिकेशन कर कैसे रहे हैं? तो एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब या तो एक्सप्रेसली आपने इसको बोला वर्ड्स में, या तो आपने लिख के दिया, या आप
आपने उसको बोल के दिया। अगर आपने लिखा है तो भी ऑफर एक्सप्रेस ऑफर होगा, और आपने बोला है, जैसे कि आप मार्केट में गए और आपने पूछा कि ये पर्टिकुलर सामान कितने रुपीस का है, और उसने शॉपकीपर बोला 10,000 रुपीस का, तो उसने जो बोला वो एक्सप्रेस ऑफर है। लेकिन इम्प्लाइड ऑफर भी होता है, और अगेन एंड अगेन ये ध्यान रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, वर्बल होना भी जरूरी नहीं है। इवन बाय कंडक्ट मतलब हरकतों से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हरकतों से। तो इन्फ्रेड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी हरकतों के कारण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ना कोई बोला, किसी ने आपको बोल के ऑफर नहीं दिया। जैसे एक एटीएम मशीन लगी हुई है, क्या उसने आपको कोई इनविटेशन दिया था? नहीं, बस वो लगी हुई है, वो खड़े रह के अपनी जगह पर इनवाइट कर रही है लोगों को पैसा विड्रॉ करने के लिए। जब आप उसमें जाते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें डालते हैं मशीन में और आपको पैसा मिलता है, तो इस पूरी ट्रांजैक्शंस में जो ऑफर था वो इम्प्लाइड था। इट वाज नॉट ए एक्सप्रेस इट वाज नॉट एन एक्सप्रेस ऑफर। मान लीजिए कि आप सिटी बस में ट्रेवल करते हैं, आप एक पर्टिकुलर किसी सिटी में रहते हैं। सिटी बस एक कुछ फिक्स स्टेशंस के बीच में अप्लाई करती है, बस आती है, आप उस बस के अंदर चढ़ जाते हो, और वो बस आगे निकल जाती है। आप टिकट दे के पैसे देते हो, कंडक्टर आपको टिकट देता है, आप उतर जाते हो। आपने जैसे ही बस के अंदर चढ़े, बस का आना और स्टॉप पे रुकना, और आप वो एक ऑफर था, दैट वाज इम्प्लाइड ऑफर, और आपने जैसे ही उसके अंदर चढ़े, इट वाज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरीज, आप किसको ऑफर दे रहे हो, उसके बेसिस पे भी दो टाइप के ऑफर हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कार बेचने का ऑफर दे रहा था। बट इन केस ऑफ जनरल ऑफर, it is made to the public at large or at a particular section of the public. For example, जैसे कि मैंने एक ऑफर दिया कि जो भी मेरे पेट को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको 1000 रुपीज का प्राइस दूंगा। ये मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया था। दिस ऑफर वाज गिवन टू द होल पब्लिक एट ए पब्लिक एट लार्ज, और उनमें से कोई भी मेरे पेट को अगर ढूंढ के लाता है, तो हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो पब्लिक एट लार्ज को भी आप ऑफर दे सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी हम ऑफर को क्लासिफाई करते हैं। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर कैसा है? इट इज एन आइडेंटिकल ऑफर, जब एक पार्टी और दूसरी पार्टी को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज ए पर्सन देयर इज ए पर्सन ए देयर इज ए पर्सन ए ये पर्सन एक ऑफर देता है बी पर्सन को कि मैं अपनी कार 1,00,000 रुपए में तुमको बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? ऐसा उसने राइटिंग में एक लेटर में लिखकर बी को एक लेटर डिस्पैच किया। बी ने भी एक लेटर डिस्पैच किया ए को कि मैं 1,00,000 रुपए में तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचोगे? देखिए, दोनों केसेस में ऑफर आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों ही ऑफर हैं। जब तक इनमें से कोई दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, इट इज नोन एज द क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, ये केवल क्रॉस ऑफर है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, जब तक कि इसके ऑफर को बी ना एक्सेप्ट कर ले और बी के ऑफर को ए ना एक्सेप्ट कर ले। तो जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो क्रॉस ऑफर रहेगा, इवन दो इट मे बी आइडेंटिकल। इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी आज के टाइम पे नहीं रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे इस तरह का जो कम्युनिकेशन बाय लेटर बहुत रेयर हो गया है। लेकिन
अगर किसी ने ऑफर दिया है तो आपको उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। इफ यू रिमेंबर इन अवर प्रीवियस एग्जांपल जो हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि अगर ये पार्टी इसको बोलती है कि 1 लाख रुपए में नहीं, मैं आपका कार खरीदना तो चाहता हूँ बट नॉट इन 1 लाख रुपीज, इन 80,000 रुपीज, तो वो जो उसने बोला वो एक्सेप्टेंस नहीं था, वो काउंटर ऑफर था। मीन्स ऑफर के अगेंस्ट में अपना एक नया ऑफर देना, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ऑफर के व्हेन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ क्वालिफिकेशन लगा दी, कुछ कंडीशंस लगा दी, तो उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं, और उसके बाद वो एक काउंटर ऑफर ही होता है जिसको सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर है, इट इज लाइक ए कि ऑफर विच हैज which can be accepted multiple times or which is open for acceptance over a period of time। मीन्स आपने बोला कि मैं, मेरे पास जब तक स्टॉक है, मैं अपनी दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स से कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के मालिक हैं और आपने एक ऑफर निकाला है कि मेरे यहाँ पे जो भी टीवी रहेगी बिकेगी उसमें मैं 20% का ऑफ दूंगा। ये आपका एक स्टैंडिंग ऑफर है। तो ये ऑफर तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर लेते, और विड्रॉ करने के बाद ये फ्यूचर के लिए विड्रॉ होगा। लेकिन जो ऑफर पहले एक्सेप्ट हो चुके हैं आपके विड्रॉ करने से पहले, तब तक के लिए ये आपका ऑफर एक बाइंडिंग ऑफर बन जाएगा। मतलब अगर सामने वाले पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब रूल्स ऑफ ऑफर क्या हैं? ऑफर होने के लिए क्या रूल्स होना चाहिए? तो सबसे पहला रूल तो यही है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने ऑफर दिया, ये कब माना जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है और इसका क्या मतलब है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए, जब भी आप ऑफर देते हैं, देयर इज ए रूल कि ऑफर किसी ने दिया उसके बाद ही कोई एक्सेप्ट कर सकता है। आपको लग रहा होगा इट इज वेरी फनी, कैस हाउ इट इज पॉसिबल कि ऑफर दिया नहीं और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा केस लॉ बताता हूँ, इट इज नोन एज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त से पहले आपको पता होना चाहिए ये केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वर्ल्ड कप। तो हम पहले इस वाले कार्लिल वाले केस को पढ़ेंगे या समझेंगे। ये केस का डिटेल वीडियो हम सेपरेट वीडियोस बनाने जा रहे हैं और वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। अभी इसका एक बहुत ही ब्रीफली, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक, इसलिए हम बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। इसका फुल वीडियो आपको अलग से सेपरेटली बना के हम देंगे। तो कार्लिल वाले केस में क्या हुआ था? कार्लिल वर्सेस स्मोक वॉल कंपनी। इसमें एक लेडी थी जिसका नाम था कार्लिल, और ये बहुत पुरानी बात है, अराउंड लास्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, मतलब 1890s के आसपास की बात है। उस टाइम एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। अब ये क्या था, इस कंपनी ने उस टाइम इंग्लैंड के अंदर बहुत इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, जैसे कि लाइक इट इज कोरोना, जैसे आज कोविड फैला हुआ है, उसी टाइप से उस टाइम इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, और बहुत लोग इससे वायरल, मतलब ये इन्फेक्शन हो रहा था लोगों को, बहुत लोगों की डेथ हो रही थी। तो इस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी ने एक एक प्रोडक्ट निकाला जो कि उसकी स्मोक वॉल थी, और उसने अपने अपने एड और एक एड निकाला, और एड में उन्होंने क्या लिखा? एड में लिखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही, मतलब फुल प्रूफ है, और इसको कोई अगर यूज करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उन्होंने आगे और बोला कि अगर हमारी कंपनी के स्मोक वॉल को यूज करने के बाद भी आपको इन्फ्लुएंजा होता है
तो हम उसको 100 पौंड देंगे। आप सोचिए 100 पौंड, 19th सेंचुरी में 100 पौंड की वैल्यू आप इमेजिन कर सकते। तो क्या हुआ, कार्लिल ने ये एड देखा, उसने भी स्मोक बॉल यूज किया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उसको इन्फ्लुएंजा, फिर वो रिकवर किया, और उसने रिकवर जब हो गई तो उसने कंपनी को स्यू किया और बोला, कंपनी से 100 पौंड मांगे। कंपनी ने बोला कि आपको हम 100 पौंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपको हमने कोई ऑफर ही नहीं दिया है। हमने कोई ऑफर आपको थोड़ी दिया था। जब हमने आपको कोई ऑफर ही नहीं दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते। इस केस, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और इसका वीडियो आपको देखना चाहिए। ये बहुत ही मीन्स आई वुड से कि इसने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे दी जा सकती है। तो इस में जब कार्लिल की इस जब उसने पेटिशन फाइल की और कार्बोलिक स्मोक बॉल ने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते बिकॉज इसमें कोई ऑफर नहीं है और हमने कोई ऑफर आपको नहीं दिया। हमारी तरफ से आपको कोई ऑफर दिया गया क्या? हमने तो एक एड निकाला था, वो तो एक एडवर्टाइजमेंट था, वो कोई ऑफर नहीं था। तो अब ये जब क्वेश्चन कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला, भाई देखिए, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी और उनके वकील को बोला कोर्ट ने कि जब आप एक इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, देखिए कम इस केस में बोला गया कि एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं होता है। जैसे फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप यूज करिए, आप गोरे हो जाएंगे, या किसी एक ऐसे हॉर्लिक्स से आप बूस्ट का आता है कि जीतो, आप हॉर्लिक्स पिएंगे तो आपको सब जगह जीत मिलेगी। उन्होंने कहा ये जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, ये केवल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये मार्केटिंग है, पर ये ऑफर नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिख देते हो जिसमें कुछ आप परफॉर्मेंस करने के लिए कहते हो और कोई कर देता है परफॉर्मेंस, और आप कुछ प्रॉमिस कर देते हो, तो फिर वो एक वैलिड ऑफर है। वो ऑफर टू होल पब्लिक है, और उनमें से कोई भी अगर उसको परफॉर्म कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम ऑफर मानेंगे, क्योंकि उसमें आपने प्रॉमिस किया है कि हमारी इसको कोई यूज करेगा तो उसको हम, अगर उसको इन स्पाइट ऑफ दैट यूजिंग अवर स्मोक बॉल, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पॉइंट। तो ये जो पर्टिकुलर केस था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और इसका वीडियो आई विल अर्ज यू कि आप इसका वीडियो जरूर देखें। तो इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या आया कि ऑफर किसी एक को देने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी को केवल एक को ही ऑफर दे सकते हैं। आप चाहें तो पूरी पब्लिक एट लार्ज को भी ऑफर दे सकते हैं। ओके, तो जब ये डिसाइड हो गया कि आप एक पब्लिक एट लार्ज को भी ऑफर दे सकते हो, तो लालमन शुक्ला, और उसमें एक चीज और डिसाइड हुई कि अगर आपने परफॉर्म कर दिया, अगर आपने किसी ने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया और आपने उसको परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? तो इसका मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया। आपको एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको सामने आकर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस केस को देखिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगेन ये इस केस का भी एक सेपरेट वीडियो होगा। अभी आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि एक लैंडलॉर्ड था और उसका एक नेफ्यू घर छोड़ के भाग गया। और वो भाग गया तो इसने अपने बहुत सारे नौकरों को भेजा अलग अलग जगह पे, सर्वेंट्स को, कि उनको ढूंढ के लाओ। तो उसमें एक सर्वेंट का नाम था लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला जी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, बच्चे को ढूंढने के लिए, और बच्चे को ढूंढते हुए वो पहुंच गए हरिद्वार। मीनवाइल इस लैंडलॉर्ड ने हैंडबिल छपवा दिए। ये भी अगेन 1910 के आसपास का, मतलब उसी टाइम का आसपास का है। इन्होंने क्या किया कि अपने पंपलेट्स छपवाए, जैसे कि आजकल पैम्पलेट्स होते हैं,
और डिस्ट्रीब्यूट करा दिए कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के घर लेके आएगा उसको मैं 500 रुपए दूंगा। इमेजिन कर सकते हैं आप 19th सेंचुरी मीन्स 1910 के आसपास में 500 रुपए की क्या वैल्यू होगी। अब क्या हुआ, ये जो लालमन शुक्ला जी लालमन शुक्ला जब ये ढूंढते हुए बच्चे को हरिद्वार पहुंचे तो इनको वहां पे बच्चा मिल गया, पर इनको ऑफर के बारे में नहीं पता था। इनको ये नहीं पता था कि ऐसा कोई पैम्पलेट लगा दिया है कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए दे। अब क्या हुआ, ये बच्चे को लेके आए लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड को दे दिया, लैंडलॉर्ड ने उनको कुछ बख्शीश टाइप का 10-20 रुपए दे दिए और इनको इन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया वहां पे नेफ्यू को लैंडलॉर्ड के पास। थोड़े टाइम के बाद इनको पता चला कि लैंडलॉर्ड ने 500 रुपए का प्राइस रखा था जो भी उनके बच्चे को ढूंढ के घर लेके आएगा। तो जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने लैंडलॉर्ड से 500 रुपीज की डिमांड की। लैंडलॉर्ड ने बोला नहीं, तुमको ये नहीं मिल सकता क्योंकि ये तुम्हारा कोई इसमें कोई हक नहीं है, तुम्हारे को पता नहीं था कि ऑफर क्या है और तुमने तो केवल एज ए नौकर जो काम करते हो वो किया था। अगेन इट इज अ वेरी गुड जजमेंट, वेरी गुड डिसीजन, और हम इसको डिटेल में देखेंगे तो और भी सही चीज इससे रिलेटेड और भी सही चीजें आपको पता चलेगी। पर पर्टिकुलर इस केस में जो यहाँ पे रिलेवेंट है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो कोर्ट ने बोला कि आपने एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको नॉलेज ही नहीं है ऑफर की। तो इस केस में लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था, जब उसने परफॉर्म किया था, मतलब जब उसने परफॉर्मेंस की, बच्चे को लेके घर तक छोड़ा, तब तक उसको पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई ऑफर है। तो जब वो ऑफर नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लालमन शुक्ला बोल रहा था कि सर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी में ये डिसाइड हो चुका है कि जनरल ऑफर को परफॉर्मेंस दे के एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला यस, आप कर सकते हो और आपने जो परफॉर्म किया था वो एक्सेप्टेंस हम मान लेते हैं, पर एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती। जब आपको पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई ऑफर है तो जो भी आपने किया वो वॉलंटरली किया और या एज ए सर्वेंट किया। आपको ऑफर नहीं पता था इसलिए आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज कि आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जब मैं एग्जांपल दे रहा था, कि ऑफर में आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी है सामने वाले क्या सामने वाले के असेंट लेने के लिए। आपको ये नहीं कहना कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, नहीं चाहते, तो जो आप कर रहे हो वो जस्ट एक इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। एनआईटी, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स होता है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जगह पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने टेंडर्स निकालती हैं तो वो नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर इज नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। वो क्या कह रहे हैं, वो जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और आप आके हमको ऑफर दीजिए। उस ऑफर में से आप जो ऑफर देंगे उनमें से किसी ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सिमिलरली कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, display of goods, these are not offer, these are just invitation to offer। इनविटेशन टू ऑफर मीन्स, मान लीजिए कि आप किसी एक शॉप पे गए, मान लीजिए आप गए और आपने इस शॉप के ऊपर एक बुक है जिसकी बुक की प्राइस लिखी हुई है लेट्स से 500 रुपीज। बुक डिस्प्ले में रखी हुई है और उसकी प्राइस है 500 रुपीज। आपने वो बुक उठाई और आप बिल काउंटर पे गए
वो बिल काउंटर पे जब आप गए तो जो बिल काउंटर पे जो जो पर्सन था उसने बोला सॉरी सर दिस इज द लास्ट कॉपी आई कैन नॉट सेल यू। तो उसने बोला कि भाई ऐसा क्यों? मैंने तो जैसे ही आपने ये बुक डिस्प्ले पे रखी है, ये तो ऑफर है और मैंने जैसे ही इस बुक को उठाया, इट इज एक्सेप्टेंस, इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा बुक उठाते ही बन गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब बुक डिस्प्ले पे रखी थी तो वो एक ऑफर था और जैसे ही उस बुक को मैंने पिक किया विद द इंटेंशन कि मैं इसको खरीदूंगा और पिक करके मैं उसको जब बिलिंग काउंटर पे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। नो, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। बाय, क्योंकि जो बुक डिस्प्ले पे रखी हुई है, जो प्राइस लिस्ट लगी हुई है, जो कैटलॉग्स हैं, जो मेनू कार्ड है, ये सब सेटल्ड लॉ है कि ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। इनवि ये ऑफर नहीं है। तो जब ये बुक को आप पिक करके उस बुक सेलर के पास जाते हो, उस बिलिंग काउंटर पे जाते हो, तो आप उसको ऑफर दे रहे हो कि ये बुक मैंने जो आपने प्राइस लिखा है उस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। यू आर गिविंग एन ऑफर और सामने वाली पार्टी चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। I hope you are getting this point. So, catalog, price list, display, these all are offers. Sorry, these all are invitation to offer. Auction जो है वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप उसमें बिड लगाते हो तो वो ऑफर हो जाता है और उस ऑफर को जब वो हैमर मार कर अपनी एक्सेप्टेंस देता है कंडक्ट से, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सामने वाली पार्टी हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट